नमस्कार। आज के वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ऊर्जा के क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी प्रकृति जानने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का सेल या उसका एनर्जी लेवल, उसका उपकोष, सब सेल का अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ये सभी बातें हमें जाननी हैं, तो हमें क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो क्वांटम संख्याएं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से लिखते हैं। दूसरी है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या, दिगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल l से लिखते हैं। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल s से लिखते हैं। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से हम लिखते हैं। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की सेल और एनर्जी लेवल का पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। सेल यानी कोष, जो 4 कोष होते हैं, K, L, M, N, तो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है और उसका एनर्जी लेवल क्या है, इस बात का पता मुख्य क्वांटम संख्या से लगाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 आदि हो सकता है। कभी भी इसका मान 0 नहीं होता है, यानी हमेशा 1 से लेके आगे स्टार्ट होता है, तो 0 कभी भी इसका मान नहीं होगा। n के 1, 2, 3, 4 मान के लिए कोष होते हैं। यदि n बराबर 1 है तो कोष होगा k, 2 के लिए l, 3 के लिए m और 4 के लिए n कोष होते हैं। तो k, l, m, n, इनके लिए n के मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ ही सेल का आकार भी बढ़ता है, यानी जो कोष होता है उसका आकार बढ़ता जाता है। K कोष छोटा होता है, L बड़ा होता है, M और बड़ा होता है और N बहुत ही बड़ा होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। K कोष नाभिक के पास में होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन L, M, N तक, तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे n के मान बढ़ते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, यानी यदि n का मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होती है, और यदि n मुख्य क्वांटम संख्या n का मान ज़्यादा है तो उसका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है। किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या n या कोष सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n² सूत्र, इसको याद रखना है, 2n² सूत्र का हम उपयोग करते हैं। जैसे n बराबर 2, यानी जो L सेल है उसमें मैक्सिमम 2n² सूत्र से ज्ञात करेंगे तो 2 × 2⁴ बराबर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सेल लिखेंगे, इसकी वैल्यू ऑफ n लिखेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेल K और इसके लिए n की वैल्यू जाएगी 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ज्ञात करेंगे 2n² सूत्र से, तो वो हो जाएगा 2। दूसरा L, इसके लिए n मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, जो 2n² सूत्र से हम ज्ञात करते हैं।
तीसरा सेल m है, n की वैल्यू 3 और 2n स्क्वायर से इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे जो हो जाएगी 18। चौथा कोस n की वैल्यू 4 और 2n स्क्वायर सूत्र से इसमें 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अब हम दूसरी क्वांटम संख्या एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या की हम बात करेंगे। इसको स्मॉल n से लिखते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। यह किसी सेल में उपस्थित उपकोषों सब सेल की संख्या और आकार को प्रदर्शित करती है। यानी किसी मुख्य क्वांटम संख्या n में कितने उपकोष है और उनका आकार कैसा है, यह हम दिगंशी क्वांटम संख्या l से जान पाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए l के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। यानी इसके मान 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक हो सकते हैं। तो इसको हमें याद रखना है, 0 से n-1 तक l के मान हो सकते हैं। किसी nth सेल में n सब सेल होते हैं, यानी जितना उसके लिए n का मान होगा उतने ही उसमें सब सेल होते हैं। यहाँ पे हम सेल लेंगे, उसके लिए n की वैल्यू निकालेंगे और l की वैल्यू निकालेंगे और सब सेल के नाम भी हम लिखेंगे। तो पहला सेल होता है k, n की वैल्यू होती है 1 इसके लिए, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं अपन 0 से n-1 तक। तो 0 तो होगी और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो 0 रहेगी। तो यानी इसमें एक ही उपकोष होता है, इसमें सब सेल एक ही होता है। और हमने यहाँ भी लिखा कि किसी सेल के लिए n का मान जितना होता है उतने ही उसमें सब सेल होते हैं। तो इसमें k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो एक ही इसमें सब सेल होगा और उसका नाम होगा s। दूसरे सेल कोष की हम बात करते हैं l। इसके लिए n की वैल्यू होती है 2 और तो इसमें 2 ही सब सेल हो जाएंगे। तो l की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 0 से n-1 तक। तो 0 तो होगी और n-1 यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 0 के लिए s उपकोष, 1 के लिए p उपकोष, यानी इसमें 2 उपकोष होते हैं। नंबर 3 m, n की वैल्यू 3, तो 3 ही इसमें सब सेल होंगे। l की वैल्यू यानी दिगंशी क्वांटम संख्या इसके लिए हो जाएगी 0, 1 और n-1 हो जाएगा इसका 2। तो 3 सब सेल होंगे। 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d उपकोष होते हैं। नंबर 4 n, और इसके लिए स्मॉल n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है 4। तो 4 ही इसमें सब सेल होंगे, यानी इसके लिए l दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान भी 4 होंगे और वो होंगे 0, 1, 2 और 3। उपकोष कौन से होंगे, l के इन मानों के लिए उपकोष होते हैं 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। ये इसके लिए उपकोष होते हैं। सब सेल और उनका शेप यानी उनका आकार कैसा होता है ये भी हम इसमें जान लेते हैं। तो s का आकार होता है गोलाकार, p जो सब सेल होता है उसका आकार होता है डंबल आकार, जैसे अब हमारे स्कूल में डंबल होते हैं वैसा इसका आकार होता है। d का आकार द्विडंबल आकार, 2 डंबल आपस में जुड़े हुए, तो द्विडंबलाकार होता है। और f का आकार थोड़ा जटिल होता है जिसका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। s, p, d और f इनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम लाइनों के अनुसार लिए गए हैं। जैसे इसके स्पेक्ट्रम शार्प होते हैं तो इस शार्प से s लिया गया है, p के प्रिंसिपल से p लिया गया है और d के लिए डिफ्यूज्ड जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनसे d लिया गया है और f फंडामेंटल से f लिया गया है। नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या
इलेक्ट्रॉन्स के त्रिविमीय अभिविन्यास अर्थात कक्षक ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। यानी किसी सबसेल में कितने कक्षक है उनके बारे में ये हमें बताती है। एल के किसी मान के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m के मान -L से +L तक होते हैं। यह हमें याद रखना है, -L से +L, और इसमें शून्य भी शामिल होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें बीच में शून्य आ जाएगा। जैसे L बराबर 2 है तो -2, -1, 0, +1 और +2 तक इसके मान हो जाएंगे। और m के कुल मान होते हैं 2l+1, यानी l का जितना मान है उसके 2l+1 इस m के मान हो जाएंगे। जैसे l बराबर 2 है तो इसके मान कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 + 1 5, इसके मान हो जाएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या n के किसी मान के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान n² हो जाते हैं। यानी यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान हो जाएंगे 4, 2 का स्क्वायर बराबर 4 इसके मान हो जाएंगे। m का प्रत्येक मान एक कक्षक ऑर्बिटल्स को दर्शाता है। यानी l के मान में जितने m के मान होते हैं उतने ही उस उपकोष सबसेल के अंदर कक्षक ऑर्बिटल्स होते हैं। किसी कक्षक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनका चक्रण परस्पर विपरीत होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ एल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या के मान, और यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान। हम जानते हैं कि एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो यदि एल का मान 0 है तो m का मान क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, -L से +L तक, तो इसके लिए तो 0 ही रहेगा। फिर l बराबर 1 तो इसके मान कितने हो जाएंगे, -L से +L, यानी पहले हम लिखेंगे -1 0 और +1। l की वैल्यू 2 के लिए यानी d कक्षक के लिए -L से +L तक, -2 -1 0 +1 और +2। f उपकोष के लिए -3 -2 -1 0 1 2 और 3। अब l का मान 0 होता है s उपकोष के लिए, तो उसमें एक ही कक्षक होता है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l का मान 1 होता है p उपकोष के लिए और उसमें 3 कक्षक हो सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 दूना 6, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l का मान 2 होता है d उपकोष के लिए और उसमें ये कितने हो गए, 5 कक्षक होते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी d उपकोष में 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आ सकते हैं। नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है और उनके चक्रण की दिशा कौन सी है, यह हम स्पिन क्वांटम संख्या स्मॉल s से जान पाते हैं। क्लॉकवाइज के लिए s का मान प्लस के 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s का मान होता है -1/2। तो 2 ही इसके मान होते हैं। एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनके लिए s के मान अलग होते हैं। एक के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2 इसके मान होते हैं। एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिकतम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण परस्पर विपरीत दिशा में होता है ताकि उनमें प्रतिकर्षण बल कम से कम लगे। एक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है, तो जो 2 प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। अब हम इन सारी क्वांटम संख्याओं को एक टेबल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू
वैल्यू ऑफ n, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3, 4 इसके मान हो सकते हैं, और उनके लिए सेल होते हैं k, एक के लिए k, l, m और n। वैल्यू ऑफ l, दिगंश क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करते हैं अपन 0 से n-1 तक, तो इसके लिए 0 ही रहेगी। इसके लिए l के लिए 2 होते हैं, 0 और 1, m के लिए 0, 1, 2, 3 मान इसके होते हैं। तो m के लिए 3 हो जाएंगे इसके मान, 0, 1 और 2, और n इसके लिए इसके मान 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए n का मान 4 है। सब सेल 0 के लिए s होता है, 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d, s, p, 2 के लिए d और 3 के लिए f उपकोष होते हैं। वैल्यू ऑफ m, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन, -l से +l तक, और इसमें 0 भी शामिल होता है। तो यहाँ पे l का वैल्यू तो 0 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे l का मान 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 से +1 तक, कुल 3 हो जाएंगे। यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, तो -2 से +2 तक, कुल 5 इसके मान हो जाएंगे d उपकोष के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो इसमें कुल -3 से +3 तक कुल 7 कक्षक इसमें होते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये s में अधिकतम 2 आ सकते हैं, p में अधिकतम 6 आ सकते हैं, d में अधिकतम 10 आ सकते हैं, और जो f है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कोष की हम बात करें तो जैसे पहला कोष K है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं, क्योंकि एक ही उपकोष होता है और उसमें एक ही कक्षक होता है, तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। L कोष की बात करें तो हम इसके लिए n का वैल्यू 2 होता है, तो 2 ही उपकोष होते हैं, और s में 2 आते हैं और p में 6 आते हैं, तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, जो हम 2n² सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।